हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज लेके आ गए हैं टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्लास, वो भी हिस्ट्री का। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल विस्तार से। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। ईसा की 3री शताब्दी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक आधिकारिक निर्भर हो गया किस पर, ये आपसे पूछा जा रहा है और काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ए है अफ्रीकी व्यापार पर, बी है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर और डी में है मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी किस पे निर्भर हो गए आधिकारिक रूप से? तो ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया। तो ये तो इसका राइट आंसर हो गया। वहीं चलिए और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे में सबसे पहला पॉइंट आपसे यही पूछ लिया जाता है कि रोमन साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण बताइए। पतन का एक प्रमुख कारण पूछ दे तो, और ऑप्शन में वहां भी आपको 4 रहेंगे तो आपको देखना है, ठीक। तो उसमें आपको जो इसका एग्जैक्ट कारण ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। हुनो, जो यहाँ पर देखिए दिया ही था, हुन आक्रमण, गॉथ्स और क्या कहता है बांडल्स, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बांडल्स। इन जैसे आक्रमणकारियों का हमला का कारण ही जो मेन था रोमन साम्राज्य का पतन था। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक पॉइंट में नोट डाउन कर लेना है। और क्या आपसे प्रश्न पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपसे कि रोमन साम्राज्य को दो भाग में विभाजित कर दिया गया था और 2 भाग में एक हो गया था पूर्वी भाग और एक कौन, पश्चिमी भाग। तो पूछता है ये दोनों भागों को विभाजित किसने किया था, यानी रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित किसने किया था? तो नाम उसका ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? डायोक्लेसियन। तो पूछ लिया जाता है ये सब प्रश्न, डायोक्लेसियन। वहीं अगर आपसे ये भी पूछे, एक प्रश्न पूछ लेता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पूछेगा क्या कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में किस युग की शुरुआत हुई? कहाँ? यूरोप में। तो वो कौन सा युग का शुरुआत हुआ था? कहा जाता है अंधकार युग, डार्क एज। तो अंधकार युग। तो ये प्रश्न भी एक आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के दूसरे प्रश्न पे, और लास्ट तक क्लास देखा कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। शक विजेता किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शक विजेता की जब बात आएगी तो आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। यहाँ देखिए प्रथम भी है लेकिन ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। वहीं अगर इसमें और प्रश्न की क्या जानकारी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो ये गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। किससे? तो गुप्त वंश से संबंधित। इसका एक और प्रसिद्ध नाम आपसे पूछ सकता है, वो नाम क्या था इसका? विक्रमादित्य। क्या नाम था? विक्रमादित्य। हर छोटा छोटा बिंदु आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक, क्योंकि पूछता ही है। आगे की बात करें क्या और क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त साम्राज्य का राजधानी कहाँ था? गुप्त साम्राज्य की राजधानी पूछ ले तो, राजधानी की अगर बात पूछ ले तो ध्यान रखिएगा ये उज्जैन था। कहाँ था?
उज्जैन। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। वहीं आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अगर आपको क्या कहता है पिता का नाम पूछ लिया जाए तो इसका पिता का नाम क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, वही समुद्रगुप्त जिनको क्या संज्ञा मिला हुआ था, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो समुद्रगुप्त। तो ये सब सारे प्रश्न एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। और ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित कि इसके शासन काल को गुप्त युग, गुप्त युग का क्या कहा जाता है, स्वर्णिम काल कहा जाता है। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल को क्या कहा जाता है, गुप्त युग का स्वर्णिम काल। एक प्रश्न आपसे ये भी काफी बार पूछा गया है कि इसके शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो वो कौन था, भारत की यात्रा किया था जो फाहियान। सारे इम्पोर्टेंट टर्म है, ये चीज आपको बार बार बोल रहे हैं। और ये सब सारे जानकारी आपको किससे संबंधित हो गई, चंद्रगुप्त द्वितीय से। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अब यहाँ से आपसे सोमपुर महाविहार का निर्माण पूछा जा रहा है, तो ये किसने कराया था, तो धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको पता होना चाहिए कि धर्मपाल को क्या कहा जाता है, इसको एक उपाधि प्राप्त था, उत्तरापथ स्वामी। उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इसे प्राप्त थी। अब ये उपाधि पूछ लेगा किसको दिया किसने था, यानी उपाधि देने वाला का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा एक गुजराती कवि। कैसा कवि, तो गुजराती कवि थे कौन, सोड्डल। सोड्डल, इन्होंने ही इनको ये उपाधि दिया था, उत्तरापथ स्वामी का उपाधि। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि धर्मपाल की बात आई है तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये भी पूछता है कि ये किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब का क्या किया था, स्थापना किया था। तो ये भी कौन करवाया था, धर्मपाल करवाया था। काफी ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन किया कीजिए। ठीक, आगे की बात करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। चलिए देख लेते हैं, क्रम दर्शाना है वो भी भक्ति संतों का। तो इनमें से जो हो जाएगा अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कौन आएंगे, गुरु नानक। तो देखिए ए में भी गुरु नानक है और सी में भी गुरु नानक है, तो बी और डी इसका आंसर कट हो गया। अब इसमें से देखना है, गुरु नानक के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिर आए तुलसीदास। देखिए यहाँ भी तुलसीदास है और यहाँ भी तुलसीदास है। तुलसीदास के बाद का अगर क्रम की बात करेंगे तब आए थे कौन, तुकाराम। तो तुकाराम यहाँ मिल गए, यहाँ रामदास है। और तुकाराम के बाद कौन आए थे, तब रामदास। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आपको पता है गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु, या फिर इनको क्या कहा जाता है, सिख धर्म के प्रवर्तक। सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो गुरु नानक को। और सिखों के पहले गुरु भी ये हो जाएंगे कौन, तो गुरु नानक। और अगर इनकी बात करें तो जन्म स्थल काफी बार पूछा गया है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में, जो कि कहाँ, तो पाकिस्तान का तलवंडी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि गुरु नानक की जब बात आई है तो पूछता है कि गुरु नानक की बानी किस ग्रंथ में संकलित है, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, संकलित है। तुलसीदास की अगर हम बात करेंगे, तुलसीदास
दास की भी चर्चा आई है, तुलसीदास। तो तुलसीदास में आप ध्यान रखिएगा कि इनकी कुछ कृतियां हैं जो बार बार पूछा जाता है, जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस हो गया। और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक कवितावली, कवितावली, दोहावली, ये सब मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछता है इसलिए बोल रहे हैं। दोहावली, गीतावली, ये सब सारे तुलसीदास की क्या हो जाएगी, रचना कृति में आ जाएगी। वही एक ऑप्शन क्या था इसी में, तुकाराम। तुकाराम की अगर हम बात करें तो तुकाराम से आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है शिवाजी के समकालीन थे। क्या थे, शिवाजी के समकालीन थे। जो जिससे महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा वो आपको लिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक। और गुरु तुकाराम की अगर बात करें तो ये वारकरी संप्रदाय के, ये भी पूछता है, वारकरी संप्रदाय के क्या हो जाएंगे, संत थे, ठीक। और गुरु रामदास भी बात करें, एक ऑप्शन में क्या था, रामदास, तो ये भी शिवाजी के समकालीन थे। कौन, तो रामदास जी। और इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो देखिए इनके नाम में दास लगा हुआ है, इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने दास बोध ग्रंथ की रचना की थी। दास बोध ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो रामदास जी ने किया था, ठीक। और ये गुरु रामदास की अगर बात करेंगे तो ये किस संप्रदाय से हो जाएंगे, धरखरी संप्रदाय, धरखरी संप्रदाय। तो चारों गुरु के बारे में पहले तो हम क्रम देख लिए, फिर कौन किनकी रचना थी, या कौन किसके समकालीन थे, कौन किस संप्रदाय से जुड़े थे, सब चीजों को इसमें हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये अकबर ने शुरू किया था, आपको कई बार पढ़ाए भी हैं हम, ठीक। कब किया था, तो ध्यान रखिएगा ये 1574 में किया था, 1574 में, ठीक। और इसको पहले अगर बात करें तो एकल व्यवस्था के रूप में जाना जाता था। 1574 के पहले अगर बात करें तो एकल व्यवस्था के रूप में इसको जाना जाता था। वहीं अगर बात करें कि अकबर द्वारा जो ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया गया, पूछे किस प्रणाली पर आधारित था, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव प्रणाली पर, दशमलव प्रणाली पर क्या था, आधारित था। यानी कि जिसमें कह सकते हैं कि अकबर काल में 10 से लेकर 10,000 तक, 10,000 तक क्या दिया जाता था, मनसब दिया जाता था। तो ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं आपको पता है आईने अकबरी, आईने अकबरी का पूछ लेता है कि रचनाकार, तो आपको पता है कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। अब आईने अकबरी का नाम हम क्यों लाएं, क्योंकि आईने अकबरी में पूछ लेता है कि आपको कितना मनसब का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख है इसमें, आपको 66 प्रकार के मनसब का उल्लेख आपको किस में मिलेगा, आईने अकबरी में मिलेगा, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ मनसबदारी व्यवस्था में एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि जहांगीर ने क्या किया था, दो अस्पा और सिंह अस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली लागू किया था। ये दोनों क्या किया था, प्रणाली को लागू किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था। ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आप और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पूछेगा कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके काल में थे, तो ध्यान दीजिएगा वो औरंगजेब के हो जाएंगे। औरंगजेब के काल में क्या हो जाएंगे, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। तो देखिए एक प्रश्न से आपको कितनी सारी निचोड़ से जानकारी दे दी जाती है, इसलिए बोलते हैं क्लास पूरा देखा कीजिए। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये 1686 में, कब,
तो 1686 में क्या किया था, बीजापुर का विजय किया था। वहीं और कुछ अगर इसमें हम पॉइंट की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा कि बीजापुर और किसको, गोलकुंडा को, बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने क्या किया था, धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, तो धर्म के आधार पर, कहने का सेंस हुआ शिया और सुन्नी के आधार पर। ये पूछता है आपसे, सुन्नी के यानी धर्म के आधार पर इसको मुगल साम्राज्य में क्या किया था, मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया था, विलय किया। तो एक प्रश्न ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर इससे रिलेटेड में बन जाता है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्या है, शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, किस काल में, तो गुप्त काल का है आपसे पूछा जा रहा है। तो वो बोलते थे क्या, प्राकृत। तो कहाँ है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये भी देखना है कि संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र का पूछा जा रहा है। और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण इसमें बन सकता है पॉइंट, तो पूछ लिया जाता है आपसे क्या, कि गुप्त काल की अगर आपसे पूछ ले, तो गुप्त काल की राजभाषा पूछे क्या थी, तो गुप्त काल की राजभाषा जो हो जाएगी वो संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। ये भी ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ अगर पूछे कि संस्कृत को किसने सर्वप्रथम राजभाषा बनाया था, सर्वप्रथम राजभाषा संस्कृत को किसने बनाया था, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रुद्र दामन ने बनाया था। तो देखिए यहाँ पर इससे जो भी रिलेटेड हुआ वो आपको बता दिया गया। और गुप्त काल की राजभाषा संस्कृत हो ही गई। साथ ही साथ और अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हैं कि गुप्त काल में जो सामाजिक स्तर के लोग, शूद्र स्त्री जो थे प्राकृत भाषा में, और जो उच्च सामाजिक लोग थे वो संस्कृत में। उच्च सामाजिक लोग की बात आएगी तो ये संस्कृत भाषा में बोलते थे। यही आपसे यहाँ पर क्या है, पूछा गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी आप ही लोग के लिए लगाई जाती है, तो देख लिया कीजिए। साथ ही साथ जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में लगे हैं, जितना भी जीके जीएस का एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़ आपको दिया जा सकता है वो आपको दिया जा रहा है। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगता है, या कोई सुझाव हो तो दिया करें। आ जाइए 8 नंबर देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेना है। ठीक, चलिए मिलाते हैं। सही देख लेते हैं कि क्या है। डिमेट्रियस की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित हो गया, कहने का मतलब हुआ कि यूनानी राज्य की स्थापना का श्रेय का अगर हम बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा, डिमेट्रियस किससे संबंधित हो जाएगा, हिंद यूनानी से। तो ए का तो हो गया 3 नंबर मिलान में। ठीक, वहीं 2 है रुद्रदामन, तो रुद्रदामन किससे संबंधित हो जाएगा, 4 नंबर शक से संबंधित हो जाएगा। तो ये बी का हो जाएगा 4 नंबर। सी है गोंडो फर्नीज, ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये पहनम से संबंधित हो जाएगा। तो सी का हो जाएगा आपका 1 नंबर। लास्ट बच गया बीम कडफेसिस, नाम सुने ही होंगे, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, कुषाण से। तो डी का हो जाएगा 2 नंबर। तो हमें यही तो आपको क्या पूछ रहा था, कि मिलान करने के लिए पूछ रहा था कि कौन सही मिलान है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि बीम कडफेसिस जो है, इससे एक प्रश्न पूछता है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्या हो जाएगा,
बीम कडफिसेस, नाम ध्यान रखिएगा। और कुषाण वंश का अगर सिर्फ ये अगर वास्तविक पूछेगा तब तो बीम कडफिसेस, लेकिन इसी में अगर पूछ दे कुषाण वंश का सिर्फ संस्थापक, तब किसका नाम ध्यान रखना है, तब आपको कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। तो देखिए कितना एक ही प्रश्न में कंफ्यूजन हो सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। आगे की चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। एक में है क्या, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब की घटना है, इसका ईस्वी जब तक हमें पता नहीं होगा कैसे इसको क्रम में सजाइएगा। तो 1859 से 60 के बीच की घटना है नील विद्रोह। वहीं संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1855 से 56 के बीच घटना हो जाएगा। अब बात करेंगे अगर दक्कन विद्रोह का, तो दक्कन विद्रोह हो जाएगा आपका 1874 से 75 के बीच का घटना। और लास्ट बात करेंगे किसका, सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह तो हो जाएगा 1857 का घटना, 57 से 59 तक का। तो यही क्रम से हमें आंसर इसका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, 1855-56, यानी कि संताल विद्रोह। 2 नंबर से कहाँ शुरुआत हुआ है, तो ए और बी तो खत्म कहानी हो गया, सी और डी में देखेंगे। फिर 2 के बाद कौन आ जाएगा, 1855-56 के बाद आएगा आपका सिपाही विद्रोह। तो 2 के बाद 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, आगे भी देखना पड़ेगा हमें। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, फिर आएगा आपका नील विद्रोह 1859-7, तो 2 4 1, और लास्ट में आपका हो जाएगा दक्कन विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये सब ऐसा घटना है जिसको आपको क्या करना है, ईस्वी को जरूर में ध्यान में रख लेना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन किसके किसके साथ मिलकर किया था ये भी ध्यान रखना है। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर। कहाँ किया था, तो कलकत्ता में। किस कॉलेज का किया था, तो हिंदू कॉलेज। तो देखिए इस तरह से आप प्रश्न खुद से भी पूछ के बहुत सारा एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वहीं राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपको हम कितना बार डिटेलिंग करा चुके हैं। अगर बात करें, एक नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा जो पूछता है। पहले राजा राम मोहन राय से आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, आत्मीय सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो ये सब पूछते रहता है, साथ ही साथ इनका कुछ क्या कहता है लिखा गया पुस्तक भी काफी पूछता है, जिसमें आपको ध्यान होना चाहिए एक तूफत उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन। ठीक, फिर इनका एक अखबार का नाम पूछता है समाद कौमुदी, ये बात हो गई। अब क्या यहाँ पर एक नाम देख रहे होंगे विवियन डेरेजियो, इनके बारे में क्या पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो की बात आई तो ये यंग बंग आंदोलन के क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। ये भी कई बार बिहार के कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो शिक्षक भर्ती में भी पूछ सकता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। यहाँ महिलाओं की भागीदारी के बारे में पूछा गया है और उससे संबंधित आपको क्या करना है, आंदोलन बताना है। वो आपका कौन सा हो जाएगा, नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और नमक सत्याग्रह तो आपको हम कितना बार पढ़ा चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना है कि 12 मार्च 1930 से कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के साथ। कौन, तो महात्मा गांधी जी। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से।
साबरमती आश्रम से क्या किया था, दांडी मार्च शुरू किया था। ये काफी रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान आपको होना चाहिए। साथ ही साथ बात करें तो इसमें महिलाओं का काफी भागीदारी रहा था, खासकर का जो सरोजनी नायडू हैं उनका नाम बार बार पूछ लिया जाता है कि सरोजनी नायडू, जो कि नेतृत्व उनका अगर आंदोलन का केंद्र बिंदु की बात करें तो कहाँ था, धरसना में था। ठीक, यानी कि कहने का मतलब हुआ गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले में इनका जो आंदोलन का केंद्र था बिंदु धरसना था, नेतृत्व करता ये थी। ठीक, तो ये सब आपको लिख सकते हैं, ध्यान रहेगा तो आप खुद ध्यान में भी रख सकते हैं। 12 नंबर देखा जाए, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार दलितों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो दलितों के लिए। और ये जो सांप्रदायिक पंचायत है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम जो रैमजो मैकडोनाल्ड था, उसी ने क्या किया था, विभिन्न संप्रदाय के प्रतिनिधित्व पर एक विषय पर एक पंचायत जारी किया था, उसी को कहा गया सांप्रदायिक पंचायत। ठीक, तो ये सब आपको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए ध्यान में आप क्या करेंगे, रख लीजिएगा। और यहीं पे आपको क्या निकलता है चर्चा, एक पूना समझौता, सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित प्रश्न में आपसे पूना समझौता का जिक्र आ जाता है, जो कि 24 सितंबर कब हुआ था, 1932 को हुआ था। ठीक, और आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था। कई बार आपको लिखाया बताया गया, इसीलिए आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं और लाइक जरूर किया कीजिए। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो इन्होंने लॉर्ड मिंटो को माना है। किसको? लॉर्ड मिंटो को माना है। चूंकि लॉर्ड मिंटो, आपको ध्यान होगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आपको पता होगा। और उस टाइम अगर बात करें तो मार्ले क्या था, लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे तो ये भारत सचिव था। और मिंटो जो था, मिंटो द्वितीय, ये भारत का क्या था उस टाइम, वाइसराय था, वाइसराय था। ठीक, तो ये चीज आपको इसमें क्या कर लेना है, ध्यान में बस रख लेना है। चलिए आगे की प्रश्न करेंगे कि 14 नंबर प्रश्न क्या आने वाला है। चूंकि हिस्ट्री का प्रश्न है तो सारे आपको मिक्स किए गए हैं, हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडाइवल और क्या कहता है मॉडर्न, सारे क्वेश्चन आपको लाए गए हैं। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस टाइम जो समझा जाता था मूल्यवान संपत्ति, गाय को। किसको? गाय को। ठीक, चूंकि आपको पता है वैदिक काल की बात आ गई, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। एक बात करेंगे ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। ठीक, और क्या कहता है दूसरा बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक, ये बात हो गया। ऋग वैदिक काल के आप ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो पूछ देगा कि अर्थव्यवस्था का आधार क्या था इसका मुख्य, तो क्या था? पशुपालन, पशुपालन था। और इस पशु में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? तो गाय था। यानी कि जिस व्यक्ति के पास गाय सबसे अधिक संख्या में होगा वह सबसे अधिक धनवान माना जाता था। अभी तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है जी वही सबसे धनवान माना जाता है, लेकिन ऋग वैदिक काल में जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ऋग वैदिक काल में ही क्या कहा गया है,
एक युद्ध हुआ था, उसको गविष्ट कहा गया। युद्ध को क्या कहा गया है? गविष्ट कहा गया है, जिसका अर्थ होता है गाय का खोज। पूछेगा कि ऋग्वेद काल में युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तब गाय का, इसको पहले लिख लीजिए कि ध्यान रखिएगा, गाय की खोज को क्या कहा जाता है? गविष्ट कहा जाता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि युद्ध जो हुआ तो उसमें जो युद्ध के लिए पूछता है सबसे महत्वपूर्ण पशु, तो वो कौन था? अश्व। अश्व कहने का मतलब क्या हुआ? घोड़ा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है अगर पूछे युद्ध के लिए तो। ठीक, और युद्ध को गविष्ट कहा गया और जिसका अर्थ होता है गाय का खोज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए, उदयनवास बदता की दंत कथा संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। किससे संबंधित है? उज्जैन से, मथुरा से, महास्मृति से या फिर कौशाम्बी से? तो ध्यान रखिएगा, उदयनवास बदता की जो दंत कथा है ये कौशाम्बी से संबंधित है। किससे? तो कौशाम्बी से संबंधित है। कहने का मतलब हो गया दंत कथा में कि जो ये वत्स राजा उदयन और ये क्या कहता है, उज्जैन की राजकुमारी थी बांसबदता। ठीक, इनके प्रणय कथा का वर्णन है। किस कथा का? प्रणय कहने का मतलब प्रेम कथा का वर्णन। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है कहाँ? तो कौशाम्बी से संबंधित हो जाएगा। वहीं आपको पता है अगर पूछ दे 16 महाजनपद का उल्लेख, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ है? तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता क्या है? नहीं थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं थी, ये आपको ध्यान में देना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। क्योंकि आपको पता है मेगास्थनीज की क्या है, एक पुस्तिका है इंडिका, जो बार बार पूछता है आपसे। ठीक, और उसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा है उस पर कुछ प्रकाश डालता है। तो यही आपको यहाँ पर पूछा जा रहा था। वहीं अगर और कुछ इसमें हम पॉइंट की बात कर ले तो ध्यान रख सकते हैं कि पूछ लेता है, जैसे कौटिल्य की बात आ जाती है, कौटिल्य की कि कितने प्रकार के दास का उल्लेख है कौटिल्य ने किया था? तो 9 प्रकार के दास का, 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया था। वहीं आपसे पूछ लेता है कि नारद ने कितने प्रकार के दास का उल्लेख किया है? तो 15 प्रकार का। त्रिपिटक में कितने प्रकार के दास का उल्लेख है? तो त्रिपिटक में जो है 4 प्रकार का। और अगर पूछ ले मनु में कितने प्रकार का है? तो मनु में 7 प्रकार का। ठीक, तो ये सब आपको क्या करना है, एक जगह अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो ये पूछता है आपसे मेगास्थनीज का इंडिका पुस्तक, जिसमें इसने पाटलिपुत्रा को क्या कहा है? पालीबोरथा कहा है। किसको? तो पाटलिपुत्रा को। ये भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे की बात कर लिया जाए कि आगे आपसे क्या पूछ रहा है। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटा था, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले जो घट गया था इसके पहले वो रॉलेट एक्ट। कौन? तो रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी से ही संबंधित हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। तो जस्ट इसके पहले यही हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड तो कई बार आपको पढ़ा चुके हैं कि इसमें 1000 लोगों से ज़्यादा निहत्थे पुरुष, महिलाएं, बच्चे मारे गए थे। जनरल ओडायर ने क्या कर दिया था? गोली चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये सब आपसे पूछते रहता है बार बार,
और हालांकि इसके हम कई बार डिटेलिंग दे चुके हैं, और जो भी पहले से क्लास कराया जा रहा है उसको देखा कीजिए, आप लोग जाके रेगुलर रहिए, ठीक। वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं, ये किसके लिए कमेटी बनाई गई थी, किनके, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त किया गया था। वो समिति का नाम बताइएगा। जो रेगुलर पढ़ते हैं वो तो कमेंट कर ही सकते हैं। ये चैनल संबंधित जानकारी फिर से आ गई है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो इस क्लास से संबंधित तो आप लोग पूछ लिया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कि क्लास कैसी लगती है। लाइक, शेयर और सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो तो इस क्लास को रोजाना देखा करें। चलिए आगे की प्रश्न भी देखेंगे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का बात आया है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो क्या है, सही दिया हुआ है, दक्षिण अफ्रीका 1903, ठीक। तो ये आपको क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। और अगर बात करें ट्रस्टीशिप का, चूंकि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1903 में क्या किया था, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस तरह से भी आपसे क्या होता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कब किया था, तो 1903 में किया था, ठीक। ट्रस्टीशिप क्या हुआ, गांधी जी का एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, और क्या। और अगर पूछ ले कि 1893 का घटना क्यों महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में ही जो है महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम जो है रंग भेद के आधार पर अपमानित होना पड़ा था। तो ये डेट भी एक इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है, ठीक। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो ये प्रश्न एक बार माफ कीजिएगा फिर से रिपीट हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कोई बात नहीं, एक आप प्रश्न हो जाता है फिर से, इसका आंसर भी हम लोग कर चुके हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला अधिवेशन का जब बात आता है तो ये हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। वहीं आपको अगर ये भी पूछे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तो कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक। और अगर बात करें तो ये कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन, तो ईस्वी ध्यान रखिएगा 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। इसीलिए अखिल भारतीय किसान सभा के सम्मेलन में ही 1 सितंबर 1936 को क्या हुआ था, किसान दिवस मनाने का निर्णय भी हुआ था, मनाने का निर्णय भी किया गया था। वहीं और ध्यान रखें, अगर पूछता कि बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था। ये भी किनके नेतृत्व में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही हुआ था, ठीक। चूंकि ये भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे, ये कई बार आपको पूछा जाता है। एक इनका पत्रिका ध्यान रखिएगा, हुंकार पत्रिका, किनका, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का। इस पत्रिका में इन्होंने किसानों की समस्याओं के बारे में खुलकर विचार उठाया था। तो ये सब जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु आपको बताए जाते हैं लिख लिया कीजिए। आ जाएंगे हिस्ट्री के अंतिम प्रश्न पे। बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है, कौन सा आंदोलन, तो बहावी आंदोलन का पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सेंटेंस है। बहावी आंदोलन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये मूलतः जो है मुस्लिम सुधारवादी, क्या था, मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था,
मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। और जो उत्तर पश्चिमी पूर्वी तथा मध्य भारत में क्या रहा, सक्रिय रहा, और इसका लक्ष्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो यहाँ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ही। और अगर पूछे कि इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो 1850 के दशक में बात करें तो मुख्य केंद्र इसका कहाँ रहा था, पटना में रहा था। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है। और अगर इसमें हम पॉइंट की बात करें तो और क्या है आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपसे अगर पूछ लिया जाए इम्पोर्टेंट बनेगा वहाबी आंदोलन का, तो सबसे पहले तो इसका आंसर जो होगा कि आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा ये क्या है सही, इसके बारे में सही है, तो ध्यान रखिएगा ये सारा सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक ये ध्यान आपको रख लेना है। वहीं अगर बात करें वहाबी आंदोलन, तो ध्यान रखिएगा इसका आपको एक पुस्तक में वर्णन मिलेगा, सिरात ए मुस्तकीन, सिरात ए मुस्तकीन नामक पुस्तक है, उसमें आपको वहाबी आंदोलन का जिक्र मिलेगा। ठीक, और अगर हम इसमें बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं, और इसी पुस्तक में आपको सैयद अहमद बरेलवी जो किससे संबंधित हो जाएंगे, वहाबी आंदोलन से, इनके विचार का भी वर्णन आपको इसी पुस्तक में मिलेगा। तो ये सब आपसे क्या करता है, पूछ लिया जाता है। ठीक, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर दे, पसंद आता है तो लाइक शेयर जो भी कमेंट हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं इसी तरह अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।